This is NDTV, and you're watching NDTV Profit. प्रॉपर्टी इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिस गति से हमारे शहरों में घर बन रहे हैं और बिक रहे हैं वो देखकर अच्छे हैरान रह जाते हैं। और प्रॉपर्टी के बाजार में दांव सभी लगाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरत होती है एक्सपर्ट एडवाइस की। जब खरीदार प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो उसे इतने सारे प्रोजेक्ट्स देखकर काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि किस के दावों में वो भरोसा करे और कहां पर पैसे लगाए। ऐसे में अगर कोई आपको इन प्रोजेक्ट्स की रेटिंग दे दे तो काम कितना आसान हो जाए। ऐसा ही किया है क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स ने। चलिए आज गुड़गांव के प्रॉपर्टी बाजार का जायजा लेते हैं और इसके लिए हमारे साथ हैं अनुराग झंवर। अनुराग जो कि डायरेक्टर हैं क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स के। तो आइए अनुराग, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, गुड़गांव की बात कर रहे हैं। गुड़गांव में एनसीआर के लोगों का तो दिलचस्पी होती ही है, देश भर के लोगों की दिलचस्पी होती है। तो सबसे पहले ये बताइए कि किस तरह का मार्केट है गुड़गांव? ये आपने एकदम सही बोला। गुड़गांव एक ऐसा शहर है जहाँ पर कि ये केवल इंडिया लेवल पे नहीं, आज की डेट में वर्ल्ड लेवल पे भी जाना माना है। ये सेकेंड लार्जेस्ट शहर है पूरे गुड़गांव, पूरे हरियाणा स्टेट के अंदर में। और इसके अलावा एक काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल एज वेल एज फाइनेंशियल सेंटर है। यहाँ के बारे में अगर इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करें तो मोर देन 400 लार्ज एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं यहाँ पर, और 8000 से भी ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर में ये वर्ल्ड के अंदर में एक बहुत मेजर आउटसोर्सिंग हब माना जाता है। और इन सब चीज़ों को देख करके हम कह सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस है जो कि इसको एक फाउंडेशन देता है ओवरऑल ग्रोथ के लिए। यहाँ का जो प्रॉपर्टी बाज़ार है प्राइमरली अगर हम बात करें तो जो एग्जिस्टिंग कॉरिडोर्स हैं वो डीएलएफ के भी जो फेजेस हैं इनिशियली जो आते हैं आपके डीएलएफ फेज़ 1 to 4 वो है। उसके अलावा गोल्फ कोस्ट रोड है, सोना रोड है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में उद्योग विहार, मानेसर, ये सब जो है एग्जिस्टिंग बेल्ट है। और काफ़ी काम हो रहा है जिससे कि नए नए इलाके अभी उभर करके आ रहे हैं, जैसे कि द्वारका एक्सप्रेस वे बोल लीजिए, सोना एक्सटेंशन बोल लीजिए, गोल्फ कोस्ट रोड का एक्सटेंशन है, उसके अलावा न्यू गुड़गांव है। काफ़ी काम हो रहा है शहर के अंदर में ओवरऑल इस शहर के अंदर में काफ़ी काम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में भी हो रहा है। जी अनुराग, कामयाबी की वजह क्या है? क्यों गुड़गांव इतनी तेजी से उभरा लेकिन उसका काउंटर पार्ट फरीदाबाद नहीं उभर पाया? क्या एयरपोर्ट से नजदीकी इसकी कामयाबी में एक बहुत बड़ा फैक्टर है? कुछ रीजंस, इसके इंपॉर्टेंट रीजंस ये कह सकते हैं। पहले तो एकदम सही आपने बोला आशुतोष की इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नज़दीकी होने से और साथ में दिल्ली के एकदम बगल में होने से ये एक ड्राइविंग फैक्टर रहा है यहाँ पर डिमांड आने का। दूसरा, अगर हम हिस्ट्री में जाएं, जब दिल्ली सैचुरेट हो गया था और जो डिमांड दिल्ली साइड में आ रही थी उस समय गुड़गांव में प्रोएक्टिवली स्टेप्स लिए थे उस डिमांड को कैप्चर करने के लिए। सो वो जो इनिशियल स्टार्ट था टुवर्ड्स गेटिंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स लाइक आईएमटी मानेसर में, और आपको मारुति उद्योग को लेकर के आए थे, हीरो होंडा का बहुत बड़ा हब है। उसके अलावा आईटी के अंदर में जी ने यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो वो सब चीज़ें जो है उसने एक बहुत बड़ा बेस दिया है इस शहर को, जहाँ से ये लोग आगे बढ़ते आए हैं। उसके अलावा अगर आप बोले ये दो सिटीज़ जो हैं दिल्ली और जयपुर, जो दो सिटी हो गई, दो बड़े स्टेट हो गए, उसके बीच का जो ये NH8 था ये एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग फैक्टर था ताकि इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ यहाँ पर आए। साथ में इसकी वजह से उस समय में ट्रैवल टाइम बहुत ही कम होता था। तो ये सब फैक्टर अगर आप देखें, टाइमिंग बहुत सही थी शहर की उस समय। गवर्नमेंट जो थी काफ़ी प्रोएक्टिव थी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ काफ़ी फ्रेंडली थी। उसके अलावा पोजीशनिंग जो गवर्नमेंट ने की थी शहर की एज अ मिलेनियम सिटी, उन सबसे बहुत फ़र्क पड़ा है कंपेयर टू फरीदाबाद या फिर बाकी अदर एनसीआर के जो पॉकेट्स हैं। जी, साथ ही आपको क्या लगता है कि आज की डेट में कौन से वहां पर ऐसे काम है जो सरकार करा रही है, जो प्रोजेक्ट्स हैं या घोषणाएं की गई हैं, जिनकी वजह से गुड़गांव को और आगे बढ़ने में अब सहायता होगी?
इस शहर के अंदर में ओवरऑल हर डायरेक्शन से कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं वेस्ट साइड से दिल्ली के वेस्ट साइड से मानेसर तक के अंदर में द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसको कि नॉर्दर्न पेरिफेरी रोड बोलते हैं, ऑन द साउथ साइड सदर्न पेरिफेरी रोड है जो कि सोना रोड की तरफ कटेगी। उसके अलावा जो दिल्ली के अंदर में जो ट्रक्स आते हैं, बड़े मूवमेंट्स होते हैं, उसको डी रूट करने के लिए कुंडली मानेसर पलवाल रीजन जो है रोड को बनाया जा रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट 135 किलोमीटर की ये रोड है, जिससे कि मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्रूव हो जाएंगे और स्मूथ हो जाएंगे। मेट्रोज़ जो है, मेट्रो की जो कनेक्टिविटी है एग्जिस्टिंग ऑलरेडी यहाँ पर जो फेजेस हैं उसको इम्प्रूव करने की बात की जा रही है, एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। वो NH8 पे लाने के लिए एट द सेम टाइम आगे लेके सोना रोड तक और बाद में मानेसर तक बढ़ाने की बात की जा रही है। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है शहर में, ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है दिल्ली और मुंबई के बीच में इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने का। हरियाणा जो है वो एक बहुत बड़ा नोड है, हरियाणा और राजस्थान। इसमें गुड़गांव को काफ़ी मदद मिलेगी क्योंकि काफ़ी मेजर पोर्शन पूरे गुड़गांव का स्ट्रेच के अंदर में आता है। तो जैसे जैसे हम लोग उस प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन होगी, काफ़ी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं जो कि लॉन्च होंगे। उसके अलावा मास्टर प्लान 2031 के अंदर में एक अच्छी प्लानिंग के साथ में इसको बढ़ावे की कोशिश दी जा रही है, जो कि गुड़गांव मानेसर ओवरऑल लार्जर बेल्ट को इसमें इंक्लूड किया गया है। और काफ़ी सेक्टर रोड्स के लेंथ भी बढ़ाई जा रही है और ब्रेथ भी बढ़ाई जा रही है। जी अनुराग, यदि आप गुड़गांव की बात करें तो बहुत सारे इलाके अब ऐसे हो गए कि वो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर निकल गए। यदि आप गोल्फ कोर्स की बात कर लें, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, सोना रोड, DLF, ये ऐसे इलाके, ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आम आदमी आज के मौजूदा संदर्भ में पैसा नहीं लगा सकता, दाम बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। तो वो कौन से ऐसे नए कॉरिडोर्स हैं, ग्रोथ एरियाज हैं जो अभी भी बजट में किफायती हैं और जहां पर निवेशक आगे जाके मुनाफा कमा सकते हैं? अगर आप देखें, ये जो जितने भी एग्जिस्टिंग नेम्स हैं वहाँ पर रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जो नया ग्रोथ एरिया है वो अगर आप ओवरऑल जोग्राफिकल सेटिंग को देखें, साउथ ऑफ द सिटी के अंदर में, जो कि मानेसर बेल्ट से नीचे की तरफ में है, वहाँ पर आज भी थोड़े से अफोर्डेबल दाम मिल रहे हैं। सो वो एक बेल्ट है। दारूहेरा आप देख लीजिए, भिवाड़ी देख लीजिए, इन सब जगह में आज भी अफोर्डेबल रेट्स हैं। उसके अलावा सरकार ने रिसेंटली एक नई पॉलिसी लाई है अफोर्डेबल हाउसिंग की, जहां पर कि जो कुछ सेक्टर्स हैं उसमें वो लो कॉस्ट हाउसिंग को प्रमोट करना चाहते हैं। इन सब की वजह से शायद हम लोग को सोना रोड के अगल बगल में भी अफोर्डेबल हाउसिंग इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है। जी अनुराग, अब आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि जो आपका सिस्टम है क्रेस्ट का, वो किस तरह से काम करता है? जी, क्रेस्ट जो है हमारा ये प्रोडक्ट जो है, दो चीज़ों को जो कुछ खास है इसके अंदर में, वो ये है कि एक सिटी लेवल रेटिंग होती है हमारी और ये प्रोजेक्ट लेवल रेटिंग होती है। ये एक ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन देता है एक प्रोजेक्ट का, जिसमें कि एक कस्टमर जो है अच्छे तरीके से देख सकता है कि हर खास मुद्दे के ऊपर में प्रोजेक्ट कैसे खरा उतरता है। ओवरऑल जो क्रेस्ट है वो 5 की पैरामीटर्स को प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करता है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो डेवलपर का बैकग्राउंड होता है कि डेवलपर ने क्या काम किया है, क्या डिलीवरी की है, उसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखी जाती है प्रोजेक्ट लेवल पे, जिसमें कि डेवलपर्स की बुक्स को देख करके, या फिर प्राइवेट इक्विटी फंडिंग है कि बैंक फंडिंग है कि नहीं है, या फिर प्रोजेक्ट के जो सेल्स है उसका पेस कैसा चल रहा है। लीगल अप्रूवल्स को अच्छे तरीके से देखा जाता है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को देखा जाता है, जिसमें कि कंसल्टेंट्स कौन है, क्वालिटी मैकेनिज्म में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। उसके अलावा वो प्रोजेक्ट के अंदर में क्या यूनिक एट्रीब्यूट्स हैं और इनोवेटिव फीचर्स क्या हैं, उसको देखा जाता है। ओवरऑल सारे मायने को अच्छे से देख करके इस प्रोजेक्ट को रेटिंग दी जाती है, जो कि सिटी लेवल होती है। ओवरऑल 8 स्केल की रेटिंग होती है, जिसमें कि लोएस्ट नॉन डिलीवरेबल प्रोजेक्ट होता है और सबसे ज़्यादा 7 स्टार रेटिंग्स होती है। तो अनुराग, आपकी रेटिंग के हिसाब से, क्रेस्ट के हिसाब से गुड़गांव कितना खरा उतरता है आपके रेटिंग पैरामीटर्स पे? ये ओवरऑल अगर आप देखें, गुड़गांव शहर में काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट्स हैं और हमने जो यहाँ की जो ओवरऑल डेवलपमेंट को देखा है, कुछ हमने ये नोटिस किया है कि प्रोजेक्ट्स में थोड़े डिले हैं, लार्जली अप्रूवल्स के लिए कह लीजिए, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो नोड्स हैं नए नए जो बन रहे हैं वहाँ पर थोड़े बहुत डिले हमने देखे हैं, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी नहीं आई है। बट बाई एंड लार्ज जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है
विद इन द रेंज लिमिट ऑफ टाइम फ्रेम जो डेवलपर्स दे रहे हैं उसके हिसाब से हो रहा है। और अनुराग, अब आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें आपने रेट किया है और किस तरह की रेटिंग आपने उनको दी है? आज मैं 2 प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। पहला जो प्रोजेक्ट है वो लुम्बिनी टेरेस होम्स हैं, जो कि ब्रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर के एंड डेवलपर्स के थ्रू है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 109 में लोकेटेड है। ओवरऑल 0.54 मिलियन स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि 270 अपार्टमेंट्स हैं। ये प्रोजेक्ट 2011 मार्च में लॉन्च हुआ था और आज इसकी जो डेवलपर का कमिटमेंट है अप्रैल 2014 का डिलीवरी का कमिटमेंट है। ओवरऑल अगर आज इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस को देखें तो 75% कंप्लीट हो चुका है और सेल्स में 62% कंप्लीट हो चुका है। ये एक प्रीमियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि यूनिट्स अवेलेबल हैं 1.1 CR से 1.7 CR, और हर पहलू पे इसको इवेल्युएट करके हमने इसे NCR 4 स्टार की रेटिंग दी है। जो दूसरा प्रोजेक्ट जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो मैप्सको ग्रुप की तरफ से है। इस प्रोजेक्ट का नाम है मैप्सको माउंट फिले। ये सेक्टर 79 में लोकेटेड है। ओवरऑल एक लार्ज प्रोजेक्ट है, 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट इसका डेवलपमेंट साइज है। 755 अपार्टमेंट्स ओवरऑल ये डिलीवर करने का प्लान है। ये सितंबर 2012 में लॉन्च हुआ था और इसका जो डिलीवरी टाइमलाइन दिसंबर 2017 का है। आज की डेट में 10% कंप्लीट हो चुका है और 40% सोल्ड हो चुका है। ये भी एक प्रीमियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि प्राइसिंग जो है अराउंड 1 CR से 2 CR के बीच में आती है। इसका भी स्टेटस पूरा देख करके इसको NCR 4 स्टार की रेटिंग दी गई है। जी अनुराग, जस्ट एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जो रेटिंग आप किसी प्रोजेक्ट को देते हैं, क्या वो रेटिंग आगे जाके चेंज होती है, और यदि होती है तो वो किन पैरामीटर्स को आप ध्यान रखते हैं, और क्या जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता ये रेटिंग को आप डायनेमिकली ट्रैक करते हैं, और क्या आगे जाके भी रेटिंग चेंज होती है प्रोजेक्ट्स की? जी आशुतोष, जो प्रोजेक्ट एक बार रेटिंग होती है उसको कंटिन्यूस सर्विलेंस में रखा जाता है। जो सारे पहलू जिसके बारे में मैंने बोला, चाहे वो फाइनेंशियल, अगर फाइनेंशियल बैकिंग प्रोजेक्ट की डेवलपर बोलते हैं कि वो सेल प्रोसीड से उसको फंड करना चाहते हैं, तो हम इसको ट्रैक करते हैं कि सेल्स कैसे मूव कर रही है, कितने फंड्स आ रहे हैं। लीगल में अगर अप्रूवल्स जो हैं आने बाकी हैं उसको हम लोग ट्रैक करते हैं। कंस्ट्रक्शन में जो भी कमिटमेंट डेवलपर ने दिया है उसको हम ट्रैक करते हैं। सो सारे पहलू पे जो भी कमिटमेंट्स डेवलपर के हैं कस्टमर्स को एग्रीमेंट के तौर पे या फिर एमिनिटीज़ के तौर में, उन सारी चीज़ों को देखा जाता है कंटिन्यूसली, और एट द राइट टाइम अगर प्रोजेक्ट का जो प्रोग्रेस है एज पर कमिटमेंट्स है तो रेटिंग्स कैन बी अपग्रेडेड। और अगर ओवरऑल हम देखते हैं कि जो कमिटमेंट के अगेंस्ट में प्रोजेक्ट धीरे जा रहा है तो रेटिंग डाउनग्रेड भी की जा सकती है। तो ओवरऑल ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, जिसमें कि लाइव तरीके से प्रोजेक्ट की रेटिंग्स रिफ्लेक्ट करती है सिचुएशन ऑन ग्राउंड, एंड उसके अंदर में जो भी पैरामीटर्स है उसके अगेंस्ट वो कैसे फेयर कर रहा है। जी, तो अनुराग, आपने ये सारी जानकारी दी, इसके लिए शुक्रिया आपका। तो आशा करते हैं जो लोग गुड़गांव में पैसा लगाना चाहते हैं उनको ये जो आज हमने चर्चा की है उससे फायदा होगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन लौट कर देखेंगे कि क्यों चेन्नई में है छोटे घरों का शोर, और आपकी कानूनी उलझनों को सुलझाएंगे हमारे एक्सपर्ट।